आदर्श परिवार एवं आधुनिक नालंदा निःशुल्क कोचिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वह है मध्य प्रदेश के आधुनिक काल का इतिहास। और मध्य प्रदेश के आधुनिक काल के इतिहास की शुरुआत की अगर हम लोग बात करें कि ये कब से शुरू होगा, इसके बारे में तो बड़ी पेचीदगियाँ हैं, क्योंकि भारत का इतिहास का संदर्भ अलग रहता है, मध्य प्रदेश का अलग रहता है। लेकिन मध्य प्रदेश में जो आधुनिक संबंधित गतिविधियां हैं वहाँ का एक संक्रमण अवस्था से हम लोग इसकी शुरुआत कर सकते हैं। तो निश्चित ही आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वह रहेगा होलकर और सिंधिया वंश से। ये मध्यकाल से लेते हम लोग इसको चलेंगे डायरेक्ट आधुनिक काल के इतिहास तक और जानेंगे कि मध्य प्रदेश के इतिहास में सिंधिया रियासत और होलकर रियासत का क्या योगदान रहा, क्या उनके समय के स्थापत्य के नमूने थे। ये सारी चीज़ें जानकारी हमें इस टॉपिक में प्राप्त होगी। चलिए तो बिना किसी देर के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले हम लोग मध्य प्रदेश के आधुनिक काल के इतिहास के बारे में। तो सबसे पहले हमें थोड़ा पीछे की तरफ चलना पड़ेगा और पीछे की तरफ चलेंगे तो हमें देखने को नज़र आता है कि जब शिवाजी के द्वारा मराठा साम्राज्य की स्थापना की गई थी तो उस समय पे मराठा साम्राज्य एक बहुत बड़े स्तर पर फैल चुका था। उसके बाद बड़े बड़े दिग्गज आते हैं, शिवाजी के बाद संभाजी आते हैं, राजा राम आते हैं, ताराबाई आती है। उसके बाद फिर जब पेशवाओं का शासन आता है तो पेशवाओं के शासनकाल में बड़े मजबूत स्तर पर एक बहुत बड़े क्षेत्र पर साम्राज्य के विस्तार। और कुछ पेशवा तो ऐसे होते हैं जो कि मराठा साम्राज्य की पताका को अटक से लेकर अर्थात मतलब पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के पास एक क्षेत्र अटक, वहाँ से लेकर उड़ीसा की कटक तक पहुँचा देते हैं। तो निश्चित ही बहुत बड़े क्षेत्र पर उस समय मराठा साम्राज्य का विस्तार था। और इस मराठा साम्राज्य का संचालन करने के लिए कुछ व्यक्ति तो होने चाहिए। और इस मराठा साम्राज्य का संचालन करने के लिए उस समय पे प्रमुख व्यक्तित्व में होते थे मराठा सरदार। अब मराठा सरदारों का क्या योगदान रहा इस क्षेत्र में, इसके बारे में हम लोग जानेंगे इस टॉपिक में। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे कि मराठा साम्राज्य का विभाजन पेशवा के द्वारा क्या कर दिया गया था, 5 भागों में कर दिया गया था। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वो थे बड़ौदा में जो गुजरात वर्तमान का है, वहाँ पर बड़ौदा रियासत थी, वहाँ पर गायकवाड़ जो शासक थे उनको क्षेत्र दे दिया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे कि दूसरा क्षेत्र जो था इंदौर मालवा वाला वो होलकर को दे दिया गया। और उज्जैन का जो क्षेत्र था और साथ में ग्वालियर की रियासत है वो सिंधिया ने ले ली। नागपुर वाला क्षेत्र भोसले जो शासक थे उनको दिया गया। और धार देवास वाला क्षेत्र बांट दिया गया आनंद राव पंवार को, मतलब पंवारों को दे दिया गया धार और देवास, जिसमें धार वाले क्षेत्र में आनंद राव पंवार थे और देवास में 2 पंवार थे। उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देवास के 2 भाग थे, एक थी छोटी पांति, एक थी बड़ी पांति। तो उसके बारे में हम जानेंगे। चलिए देवास के बारे में हम लोग बात करें तो इस समय पे जो देवास के 2 भाग थे, बड़ी पांति तो दे दी गई थी तुकोजी राव पंवार को और छोटी पांति वाला क्षेत्र मिला जीवाजी राव पंवार जो थे उनको। इस प्रकार मध्य वाले क्षेत्र में भारत के में इनका विभाजन हो गया। और धीरे धीरे ये मराठा सरदार जो थे अपने आप को मजबूत करते चले गए। और एक ऐसा समय आया कि इन्होंने अपने आप को इतना मजबूत कर लिया कि एक स्वतंत्र रियासत बनना शुरू हो गई। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इनमें सबसे बड़े रूप में उभर कर सामने आए वह थे पंवार, वह थे होलकर और सिंधिया। तो सबसे पहले होलकर वंश की हम लोग बात करेंगे। होलकर वंश की अगर आप लोगों से चर्चा की जाए तो होलकर वंश में मल्हार राव होलकर जो थे उनका समय काल आता है 1731 से 1766 तक। और ये होलकर वंश के प्रथम शासक थे, संस्थापक भी यही थे, मल्हार राव होलकर। अब इनको संस्थापक क्यों कहा जाता है, इसके पहले हम लोग थोड़ा सा इसको हम टॉपिक को आगे बढ़ाकर यहाँ चलते हैं। इस जगह पे पेशवा द्वारा प्रदान किए गए कुछ क्षेत्र कि जो इस समय पे पेशवा थे बाजीराव पेशवा, उनके द्वारा कौन कौन से क्षेत्र इनको दिए गए और किस प्रकार से इन्होंने अपना साम्राज्य या फिर बोलेंगे राज्य का विस्तार किया। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 1729 ईस्वी में क्या होता है कि जो पंवार थे उनको धार देवास का क्षेत्र दिया गया, उनके यानी उनको सनद प्राप्त हुई, उन क्षेत्र पर अधिकार उनको दे दिया गया। और इसके पहले अगर हम लोग बात करें कि जो होलकर थे उनको तो इनसे भी पहले दे दिया गया था। होलकर लोगों की अगर हम बात करें तो 1727 में ही मल्हार राव जो होलकर थे उनको क्षेत्र दे दिया गया था, मालवा का क्षेत्र दे दिया गया। मालवा में 5 महलों की जो सनद थी वो मल्हार राव होलकर को दे दी गई थी। 1729 में जब पंवार को मिली
तो थोड़ा संघर्ष उत्पन्न हो गया कि भैया किसको प्रमुख माना जाए इस क्षेत्र में। तो होलकर उस समय पे थोड़े पावरफुल थे, तो होलकर को क्या कहा गया कि होलकर इस क्षेत्र के प्रमुख रहेंगे। अब बात करते हैं 1731 ईस्वी की। 1731 ईस्वी में क्या होता है कि सिंधिया जो था उनको भी 1731 में ग्वालियर क्षेत्र का शासक स्वीकार कर लिया जाता है, यानी कि उज्जैन वाले क्षेत्र इनको दे दिए जाते हैं। सिंधिया को ग्वालियर का बाद में रहेगा, लेकिन उज्जैन वाला क्षेत्र मुख्य रूप से इनको दे दिया जाता है। 1732 में मालवा जो सूबा था वो पंवार, होलकर और सिंधियाओं के मध्य बट गया। ठीक है, पेशवा द्वारा जो सिंधिया, पंवार और होलकर थे इनके बीच में क्षेत्र का विभाजन हो जाता है और इस पर धीरे धीरे अपना राज्य विस्तार करना ये शुरू कर देते हैं। अब हम पुणे आ जाते हैं होलकर वंश की शुरुआत पे। तो होलकर वंश की शुरुआत सबसे पहले होती है मल्हार राव होलकर से। मल्हार राव होलकर शासक बनता है 1731 से 66 तक और धीरे धीरे अपना साम्राज्य विस्तार करता रहता है। उसके बाद शासक बनता है 1766 में 1766-67 से मालेराव होलकर। ये मालेराव होलकर कौन था? ये मालेराव होलकर था मल्हार राव होलकर का पोता, मतलब कि जो खांडेराव होलकर थे इनके बेटे थे। अहिल्याबाई होलकर उनके बेटे थे ये। ठीक है, क्योंकि इनके पति जो खांडेराव होलकर के उनकी मृत्यु तो पहले ही हो गई थी मल्हार राव होलकर के समय पे ही। अब बात करते हैं कि जो अहिल्याबाई होलकर थी वो अब बेटा तो छोटा था, बहुत छोटा बेटा था, और 1.5 साल बाद ही उनके बेटे की मृत्यु हो जाती है। तो फिर पूरी जिम्मेदारी शासन व्यवस्था की वो अहिल्याबाई होलकर के कंधों पे आ जाती है। अहिल्याबाई होलकर शासन व्यवस्था का संचालन करती है और लगभग 30 सालों तक, एक 3 दशक तक अहिल्याबाई होलकर शासन व्यवस्था को संभालती है। 1767 27 मार्च से लेकर 13 अगस्त जब तक इनकी मृत्यु नहीं हो जाती 1795 तक शासन व्यवस्था का संचालन ये करती है और लोक माता के नाम से बहुत प्रसिद्ध होती है। इनके कार्य के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। अभी इनका क्रम देख लेते हैं कि किसके बाद कौन सा शासक आता है। अहिल्याबाई होलकर के बाद में अहिल्याबाई के समय पे एक व्यक्ति थे जिनका नाम था तुकोजी राव होलकर। जो तुकोजी राव थे, ये तुकोजी राव इनके शासन व्यवस्था संचालन करने में बहुत मदद करते थे। ये ना एक प्रकार के इनके सर्वोच्च सेनापति भी थे तुकोजी राव होलकर। तो जब अहिल्याबाई की मृत्यु हो जाती है उसके बाद तुकोजी राव होलकर शासक बनते हैं 1795 से 1797 तक। फिर इनकी भी मृत्यु हो जाती है तो फिर एक व्यक्ति रहते हैं यशवंतराव होलकर। इसी वंश में ये संघर्ष करना शुरू कर देते हैं और जब ये संघर्ष करना शुरू करते हैं तो अंग्रेज़ों की कुछ हेल्प लेते हैं और पिंडारियों की हेल्प लेते हैं। सॉरी, अंग्रेज़ों की नहीं लेते हैं, पिंडारियों की। और एक व्यक्ति और रहते हैं, एक शासक और रहते हैं सदीक खान। उनकी मदद से ये क्या करते हैं, यशवंतराव होलकर जो थे वो शासक बन जाते हैं। मतलब एक प्रकार से उन्होंने इस उत्तराधिकारी के युद्ध में अपने आप को मजबूत किया और ये शासक बन जाते हैं। ठीक है, कौन? यशवंतराव होलकर। अब यशवंतराव होलकर बन गया अमीर खान और पिंडारियों की मदद से। तो इसके बाद इन्होंने शासन व्यवस्था को आगे बढ़ाया, लेकिन ये कमज़ोर शासक सिद्ध होते हैं। 1798 में इनकी लड़ाई हो जाती है और 1798 से 1811 तक इनका शासनकाल रहता है। इसी बीच में पेशवा जो था वो बसीन की संधि कर लेता है। बसीन की संधि जब कर लेता है, वैसे बसीन की संधि वो नहीं करता है, जो उसको होलकर जो था वो पराजित कर देता है। अब उसको डर लगता है कि कहीं मेरा साम्राज्य छिन ना जाए, तो वो सिंधिया के साथ में मिलकर वो फिर बसीन की संधि करने लग जाता है। और बाद में क्या होता है कि अंग्रेज़ों के और मराठाओं के मध्य आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत होती है। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध होता है तो मल्हार राव जो होलकर थे वो उस समय पे यशवंतराव होलकर जो थे उस समय पे शासन व्यवस्था संचालन करते थे। उनको मजबूरन अंग्रेज़ों से पराजित होकर राजपुर घाट की संधि करनी पड़ती है। अब ये जब यशवंतराव होलकर राजपुर घाट की संधि कर लेते हैं, इस राजपुर घाट की संधि में क्या होता है कि ये कुछ क्षेत्रों को उनको अंग्रेज़ों को देना पड़ता है। इसके अलावा कुछ और व्यवस्था शासन संचालन करने के लिए इनको अंग्रेज़ों को देना पड़ता है राजपुर घाट की संधि में। तो ये पराजित हो जाते हैं और इनको देना पड़ता है। ठीक है, राजपुर घाट की संधि में जो चंबल का उत्तरी क्षेत्र था और बुंदेलखंड का जो उत्तरी क्षेत्र था वो उनको देना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है मल्हार राव होलकर को। ठीक है, सॉरी, इनको यशवंतराव होलकर को छोड़ना पड़ता है। अब यशवंतराव होलकर की मृत्यु 1811 में हो जाती है। इसके बाद में शासक बनते हैं मल्हार राव होलकर द्वितीय। ये 1811 से 1833 तक शासक रहते हैं। इस बीच में एक शासिका और नाम है जिनका तुलसाबाई, वो भी मल्हार राव के नाम से ही शासन व्यवस्था संचालन करती है। 16 में तुलसाबाई की भी मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद
इनका शासन व्यवस्था धीरे धीरे कमज़ोर होना शुरू कर देती है। तो उसके बाद और भी शासक बनते हैं, जैसे कि हम लोग बात करें मार्तंडराव होलकर बनते हैं, हरिराव होलकर बनते हैं, खांडेराव होलकर बनते हैं, तुकोजीराव होलकर द्वितीय बनते हैं। ये सारे शासक इस समय पे होलकर वंश में आते हैं। अब ये पूछा जाता है कि होलकर वंश की क्या देन रही इतिहास के संदर्भ में। तो हम लोग होलकर वंश की बात करें तो होलकर वंश में हम देखते हैं कि रेलवे के लिए अंग्रेज़ों को 1 करोड़ रुपए का कर्ज होलकरों ने दिया था और 1869 में उन्होंने इंदौर रेल लाइन बिछाने का काम भी अंग्रेज़ों ने किया था। इसमें होलकर स्टेट या होलकर स्टेट रेलवे भी इस रेल लाइन का नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? होलकर स्टेट रेलवे, इंदौर के लिए। ठीक है, इन्होंने इंदौर के लिए रेल की लाइन बिछाई थी अंग्रेज़ों ने, तो ये भी काम इनके द्वारा किया गया था। ठीक है, अब और आगे की बात करते हैं कि आगे और क्या क्या कार्य किए गए होलकर शासकों के द्वारा। और ये जो रेल लाइन थी इसके याद रखिएगा कि इन्होंने इंदौर से कहाँ तक के लिए चलाई थी? खंडवा के लिए। तो खंडवा से इंदौर के लिए रेलवे लाइन किसके शासन संचालन में? तो होलकरों के शासनकाल में चलाई जाती है। इस समय पे तुकोजीराव होलकर द्वितीय जो रहते हैं वो शासन व्यवस्था संचालन करते रहते हैं। तो तुकोजीराव होलकर, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे की बात करते हैं हम लोग। इसका परिचालन जो रेलवे लाइन है इसका 1875 में परिचालन होता है। आगे बात करते हैं 1857 की क्रांति में। वैसे तो इन्होंने डायरेक्ट तो अंग्रेज़ों को समर्थन किया था, लेकिन इनडायरेक्टली क्या कर रहे थे कि एक प्रकार से प्रत्यक्ष तौर पर तो ये अंग्रेज़ों के साथ थे, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर इन्होंने भारतीय क्रांतिकारियों की मदद करी थी। उनको कुछ धन वगैरह भी उपलब्ध कराया था, कुछ सैन्य सहायता भी दी थी इनडायरेक्टली। तो इस समय पे यही थे तुकोजीराव होलकर द्वितीय, इनके बारे में इनके समय पे ये होता है। फिर उसके बाद शिवाजीराव होलकर भी आते हैं, यशवंतराव होलकर द्वितीय भी आते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये फैक्ट हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि मल्हारराव होलकर को 5 महलों की सनद मिली थी 1727 में। ये फैक्ट हम लोग पहले कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आगे की, अहिल्याबाई होलकर की बात कर लेते हैं। देवी अहिल्याबाई, जिनको लोक माता के नाम से भी जाना जाता है। अहिल्याबाई होलकर जो थी बहुत ही एक प्रकार से समझदार शासिका थी। इससे पहले हम अहिल्याबाई होलकर को पढ़ें, 1-2 फैक्ट हम पहले भी जान लेते हैं कि पानीपत का जब तृतीय युद्ध होता है 14 जनवरी से 1761 को, उस दौरान पे क्या होते हैं, ये शासक कमज़ोर हो जाते हैं। और मल्हारराव होलकर जो रहता है इस समय पे, फिर वो जब हार जाता है पानीपत का युद्ध मराठा या पेशवाओं के साथ में, तो वो जब इंदौर की तरफ चला जाता है और इंदौर की तरफ जा कर के वो इंदौर पर कब्जा करना शुरू कर देता है। और इंदौर पर कब्जा करके वो वहीं पर अपना शासन व्यवस्था संचालन करता है। 26 मई 1766 को इसकी मृत्यु हो जाती है आलमपुर के निकट। किसकी? मल्हारराव होलकर की, जो होलकर वंश का संस्थापक था। उसके बाद शासक खांडेराव होलकर बनता है। खांडेराव होलकर नहीं बनता है, मतलब उनका बेटा बनता है मालेराव होलकर। और फिर शासन व्यवस्था अहिल्याबाई होलकर के कंधों पर आ जाती है, क्योंकि इनके पति खांडेराव और पुत्र मालेराव होलकर की मृत्यु हो चुकी होती है। और जो ससुर थे मल्हारराव होलकर, होलकर वंश के संस्थापक, वो उतना मजबूत नहीं खड़ा कर पाते अपने साम्राज्य को। स्थापना तो कर देते हैं, लेकिन फिर अहिल्याबाई उस राज व्यवस्था को बहुत मजबूत स्तर पर लेकर जाती है और लोक माता के नाम से भी प्रसिद्ध रहती है। इनकी मृत्यु 13 अगस्त 1795 को होती है। तुकोजीराव होलकर, जिनके बारे में हमने बताया था कि ये 1795 से 1797 तक शासक भी बनते हैं। इससे पहले ये अहिल्याबाई होलकर के सेनापति थे। और अहिल्याबाई होलकर जो थी वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। अपने राज्य में अपने नागरिकों के लिए इन्होंने कुएं, बावड़ियाँ, प्याऊ, धर्मशाला, ये सारे निर्माण कार्य करवाए। और लोक माता के नाम से बहुत फेमस हुई। भगवान शंकर की उपासना करती थी और हाथ में हमेशा शिवलिंग ये धारण किया करती थी। आप चित्र में भी देख पा रहे होंगे, इसमें ये देखो शिवलिंग इन्होंने हाथ में ले रखा है। तो शिवलिंग हमेशा ही अपने साथ रखती थी और भगवान शंकर की उपासक थी। ऐसा कहा जाता है कि इतनी न्यायप्रिय महिला थी कि एक बार एक कोई मुद्दा था, तो उस दौरान उन्होंने कहा था कि अपने प्रिय पुत्र को भी वो हाथी के नीचे कुचलवाने से परहेज नहीं करेगी। ये भी उन्होंने बात कही थी अहिल्याबाई होलकर ने। तो इतनी न्यायप्रिय महिला थी, प्रजा हित के लिए बहुत सारे काम किए, धार्मिक सहिष्णु प्रवृत्ति की थी और भवन निर्माण में इनकी खासी रुचि थी।
तो भवन निर्माण में रुचि होने के कारण इन्होंने महेश्वर में बहुत सारे नए भवन बनवाए। काशी में जो भगवान शिव का मंदिर है, काशी विश्वनाथ में शिवलिंग, वहाँ पर उन्होंने उसकी स्थापना करवाई 1777 ईस्वी में। इसके अलावा महेश्वर जो था उसको राजधानी बनाया इन्होंने, खंडवा में, खरगोन में सॉरी। इसके अलावा कलकत्ता से बनारस तक जो सड़क है उसका निर्माण करवाया। बनारस में अन्नपूर्णा देवी का मंदिर, गया में भगवान विष्णु का मंदिर, ये सारे काम देवी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा किए गए। अब बात करते हैं 1770 में अहिल्याबाई होलकर ने इंद्रपुर या इंदौर नामक शहर की स्थापना की, मतलब जिसको जीत लिया था इनके ससुर जी मल्हार राव होलकर ने, उसमें बाद में ये इंद्रपुर नाम से इंदौर नगर की स्थापना करते हैं और आज उसको इंदौर के नाम से जाना जाता है। 1770 में इंदौर की स्थापना अहिल्याबाई होलकर करती है और इसको इंदौर वर्तमान में जानते हैं, पहले इसको इंद्रपुर कहा जाता था। याद रखिए इंदौर का एक और नाम है धर्मपुरी, ठीक है, धर्मपुरी भी इसको कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तुकोजीराव होलकर की मृत्यु हो जाती है, इसके बाद यशवंतराव शासन बनते हैं, पंडारियों की मदद से हम लोग पढ़ चुके हैं। और धीरे धीरे फिर मराठा शासन जो था, मराठा संघ निर्बल होता चला जाता है और एक ऐसा समय आता है कि होलकर वंश पतन की ओर चला जाता है। जब बाजीराव द्वितीय भयभीत होकर बसिन की संधि कर लेता है और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जब शुरू हो जाता है तो राजपुर घाट की संधि में जो यशवंतराव होलकर था वो बुंदेलखंड छोड़ देता है। फिर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध भी पिंडारियों के खिलाफ शुरू हो जाता है। इसमें भी होलकरों को मजबूरन उनकी सहायता करनी पड़ती है अंग्रेज़ों की और वो होलकर वंश हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाता है, इनका पंगु हो जाता है। यहाँ पर इनके द्वारा मंदसौर की संधि की जाती है, ठीक है, मंदसौर की संधि की जाती है। ये 1818 है, 1812 गलती से दे दिया गया है, आप इसको 1818 पढ़िएगा, 1818 मंदसौर की संधि, ओके, मंदसौर की संधि। चलिए आगे की हम लोग बात करते हैं। 1812 ईस्वी में 1818 में मंदसौर की संधि हो जाती है। उसके बाद होलकर वंश हमेशा के लिए उनके पंगु बन जाता है। फिर इसके बाद में एक अंतिम लड़ाई होती है, महिदपुर की लड़ाई 20 दिसंबर 1817 में, जिसमें अंग्रेज़ों की तरफ से तो बहुत सारे अंग्रेज़ लड़ रहे थे, लेकिन मराठाओं की तरफ से या होलकरों की तरफ से 3 छोटे छोटे होलकर शासक जैसे महाराजा मल्हार राव होलकर ये लड़ रहे थे और हरिराव होलकर, भीमा। चलिए फिर से शुरू करते हैं। हम बात कर रहे थे अंतिम लड़ाई मंदसौर की होती है, मंदसौर की संधि 1818 में, और मंदसौर की संधि जो थी वो बहुत ही कष्टदायक होती है होलकरों के लिए और होलकर वंश हमेशा के लिए इसके पंगु हो जाता है। क्या होता है कि इसके पहले इसमें एक लड़ाई होती है, महिदपुर की लड़ाई, जिसमें 20 दिसंबर 1817 को 3 लोग, एक तरफ महाराजा मल्हार राव होलकर थे, एक तरफ हरिराव होलकर, भीमाबाई होलकर, ये तीनों मिलकर लड़ रहे थे, लेकिन तीनों पराजित हो जाते हैं अंग्रेज़ों से। और मंदसौर की संधि के तहत जो नर्मदा का दक्षिणी वाला क्षेत्र है वो भी इनको छोड़ना पड़ता है और होलकर कमज़ोर हो जाते हैं मंदसौर की संधि के तहत, ठीक है। इनका पराजित होने के पीछे रीज़न क्या रहता है, एक व्यक्ति रहता है जिनका नाम रहता है नवाब अब्दुल गफ्फार खान। ये धोखा दे देते हैं इनको, होलकर के साथ ये लड़ते हैं लेकिन बाद में अपनी सेना को वापस ले लेते हैं। तो हार के कारण मंदसौर की संधि उनको करनी पड़ती है। 6 जनवरी 1818 को ये सही कर दिया गया है, ठीक है। सतपुड़ा पहाड़ी क्षेत्र का दक्षिणी क्षेत्र अंग्रेज़ों को इनके द्वारा दे दिया जाता है, ठीक है। और इसके बाद होलकर वंश की समाप्ति हो जाती है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा होलकर वंश के बाद में सिंधिया वंश के बारे में। तो सिंधिया वंश के बारे में शुरू करते हैं। तो सिंधिया वंश की बात करें तो अभी जैसे हमने टॉपिक में पढ़ा था पहले ही, मराठा आधुनिक मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ रहे थे, कि क्या किया जाता है कि सिंधियाओं को भी सनद दे दी जाती है। कब दी जाती है सिंधिया को सनद? हमने पढ़ा था 1731 ईस्वी में उज्जैन वाला क्षेत्र और कुछ ग्वालियर का कुछ क्षेत्र सिंधियाओं को दे दिया जाता है। हालांकि सिंधिया बाद में जाके ग्वालियर क्षेत्र पर कब्जा करता है, लेकिन हम बात करेंगे कि इनको कुछ क्षेत्र दे दिया जाता है ना 1731 में। 1729 में भी क्या किया जाता है, जब ये एक युद्ध होता है, यहाँ पर एक युद्ध होता है, युद्ध का नाम रहता है अमझेरा का युद्ध। अमसेरा युद्ध आ गया है, टाइपिंग कई बार मिस्टेक हो जाती है। अमझेरा युद्ध, अमझेरा धार में पड़ता है अमझेरा, ठीक है, धार में, धार जिले में अमझेरा जो युद्ध रहता है, उस युद्ध में बहुत ज़्यादा वीरता का प्रदर्शन करते हैं। कौन? राणोजी सिंधिया। और उसी के तहत इनको कुछ क्षेत्र जैसे कि उज्जैन, सुजालपुर, जिसको वर्तमान में सुजावलपुर के नाम से जाना जाता है, ये क्षेत्र इनको दे दिए जाते हैं, राणोजी सिंधिया को दे दिए जाते हैं। और राणोजी सिंधिया वंश की स्थापना कर देते हैं, ठीक है। उज्जैन
और शाजापुर और सुजावलपुर, ये 3 क्षेत्र इनको दे दिए जाते हैं। और प्रथम संस्थापक या संस्थापक जो है राणोजी सिंधिया को कहा जाता है। राणोजी सिंधिया कौन थे? तो राणोजी सिंधिया कनरखेड़ा वाला जो क्षेत्र था वहाँ के एक पाटिल परिवार से बिलोंग करने वाले व्यक्ति थे। कनरखेड़ा के पाटिल जो परिवार था उनसे बिलोंग करते थे और इनको प्रथम संस्थापक कहा जाता है। 1732 से 1745 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है। 1732 में जब साम्राज्य विभाजन होता है मराठा सरदारों के बीच में, तो होलकर, सिंधिया और पंवारों में से सिंधिया को क्या कर दिया जाता है? 1732 के तहत सुजालपुर और सुंदरसी का क्षेत्र भी प्राप्त हो जाता है। ठीक है। 1753 ईस्वी में ये डोबरी, बोराड़, हाटोली इन क्षेत्रों को भी अपने में शामिल कर लेते हैं। 1753 ईस्वी में सिंधिया, यहाँ पर राणोजी सिंधिया नहीं कर पाते क्योंकि राणोजी सिंधिया 1745 में मर जाते हैं। उसके बाद महादजी सिंधिया करते हैं इन क्षेत्रों पर नियंत्रण। ठीक है, डोबरी, बोराड़ और हाटोली के क्षेत्र पर। इस प्रकार राणोजी सिंधिया वंश की स्थापना कर देते हैं। अब उसके बाद शासक बनेंगे महदजी सिंधिया। तो सिंधिया वंश के संस्थापक राणोजी सिंधिया थे। अब बात करेंगे कि महदजी सिंधिया का क्या योगदान रहा। तो महदजी सिंधिया ग्वालियर में सिंधिया साम्राज्य की स्थापना करते हैं। 2 प्रश्न बनते हैं यहाँ पर कि सिंधिया वंश का संस्थापक कौन था? तो राणोजी सिंधिया था, लेकिन ग्वालियर में सिंधिया साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? वह महदजी सिंधिया करते हैं। ठीक है। राणोजी सिंधिया ने तो उज्जैन वाले क्षेत्र में स्थापित किया था, लेकिन जब क्या होता है 1761 में ये पराजित हो जाते हैं। कौन? जो ये शासक आते हैं, क्या नाम से, पेशवा शासक पराजित हो जाते हैं पानीपत की लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली से। तो जब ये लौटते हैं, लौटने के दौरान ये ग्वालियर जाता है और वहाँ के जो शासक रहते हैं लोकेंद्र जाट वगैरह उनको पराजित कर देता है और जो महदजी सिंधिया है वो सिंधिया साम्राज्य की स्थापना कर लेता है। उसके बाद दौलत राव सिंधिया शासक बनते हैं 1794 से 1827 तक। ग्वालियर के सिंधियाओं के और अंग्रेज़ों के मध्य होती है 1817 ईस्वी को 5 नवंबर के तहत, और इसी के तहत वो अंग्रेज़ों को पूरी तरीके से सारे अधिकार उनको देने पड़ते हैं। ठीक है। पिंडारियों के विरुद्ध इनको लड़ाई, जो कि पिंडारी इन्हीं के सैनिक थे, मराठाओं के सैनिक थे। तो ये इनका शासन व्यवस्था वगैरह चलती है। उसके बाद में और भी शासक आते हैं। जैसे हम बात करें कि 1827 में और कौन शासक बनते हैं, तो 1827 में जनको राव या जनकोजी राव द्वितीय, जो सिंधिया के नाम से जाने जाते हैं, जनकोजी राव द्वितीय सिंधिया, 1827 से 1843 तक ये शासक बनते हैं। फिर जयाजी राव सिंधिया बनते हैं 1843 से 1846। इनका टाइम पीरियड आप लोग सभी याद रखिएगा। जयाजी राव सिंधिया का पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के दौरान सिंधिया वंश का शासक कौन था, तो वो था जयाजी राव सिंधिया। ठीक है। और जयाजी राव सिंधिया के द्वारा ही जयविलास पैलेस महल का निर्माण, कमला राजा भवन का निर्माण, विक्टोरिया महाविद्यालय उज्जैन में, और 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों की मदद करते हैं। ठीक है। अब बात करेंगे कि सिंधिया के शासनकाल में और क्या क्या बनाया गया। ये आप देख पा रहे होंगे पिछले इसमें, देखिए जयविलास पैलेस कितना शानदार तरीके से बना हुआ है, बहुत वीआईपी भवन है ये, सिंधियाओं का निवास स्थान, ये जयाजी राव सिंधिया के द्वारा बनाया गया था। आगे हम बात करते हैं माधवराव सिंधिया। ये माधवराव सिंधिया है, माधवराव नहीं, माधवराव। तो माधवराव सिंधिया 1886 से 1925 तक बनते हैं। इनके द्वारा माधव विलास पैलेस, ग्रैंड होटल, जॉर्ज कैसल भवन जो शिवपुरी में है, इसके अलावा सेलिंग क्लब, सेवरी एट टाउन हॉल, शिवपुरी क्लब, शिवपुरी में जो संक्यराजे सिंधिया की छत्रियाँ हैं वो, उज्जैन में फीगंज, इन सभी की स्थापना माधवराव सिंधिया के द्वारा करवाई जाती है। और बाद में अंग्रेज़ों के द्वारा इनको सर की उपाधि भी दी जाती है, लेकिन जब ये पेरिस से लौट रहे होते हैं तो पेरिस में इनकी मृत्यु हो जाती है माधवराव सिंधिया की। ठीक है। तो ये इनके शासनकाल की प्रमुख व्यवस्थाएं थी। अब हम बात करते हैं कुछ और शासकों के बारे में। जीवाजी राव सिंधिया, ये 1925 से 1948 तक शासक करते हैं, और जीवाजी राव सिंधिया 1948 तक। तो इनके बारे में भी पूछा जाता है कि जब ग्वालियर रियासत का मध्य भारत प्रांत में, या फिर बोलेंगे कि भारत संघ में जब इनको शामिल किया गया था, तो सिंधिया वंश के शासक कौन थे इस समय पे, तो वो थे जीवाजी राव सिंधिया। 1925 में जब इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है तो 9 साल की उम्र में शासक बन जाते हैं। 9 साल की उम्र में छोटा सा बच्चा क्या शासन व्यवस्था का संचालन करेगा, तो इनकी मदद करने के लिए एक काउंसिल गठन की जाती है, काउंसिल ऑफ एजेंसी, या इसको रीजेंसी भी कहा जाता है। तो इनका गठन किया जाता है और वो मिलकर इस शासन व्यवस्था का संचालन करती है। इनका विवाह भी किया जाता है एक सागर जिले की एक कन्या से, जिनका नाम रहता है लेखा दिव्येश्वरी।
जो बाद में जाके विजय राजे सिंधिया के नाम से फेमस होती है। ये राजमाता, इनका उपनाम बहुत प्रसिद्ध होता है, राजमाता विजय राजे सिंधिया। शायद इसमें चित्र भी दिया हो, नहीं दिया गया है, ठीक है। तो राजमाता विजय राजे सिंधिया, मैंने आपको अभी होलकर वंश भी पढ़ाया था। तो होलकर वंश में जो अहिल्याबाई होलकर थी वो लोकमाता के नाम से प्रसिद्ध थी, लोकमाता अहिल्याबाई होलकर, और राजमाता के नाम से प्रसिद्ध थी विजय राजे सिंधिया, ठीक है। और इनके ऊपर एक स्टोरी भी लिखी है मृदुला सिन्हा ने, मतलब इनकी जीवनी लिखी है, एक रानी ऐसी भी, ये इनकी जीवनी है, राजमाता विजय राजे सिंधिया की। मृदुला सिन्हा ने इन पर लेख लिखा है। और जब जो 9 साल का बच्चा जो जीवाजीराव सिंधिया बड़ा हो जाता है तो 1936 में सारे अधिकार उसको प्रदान कर दिए जाते हैं, जितने भी एक राजा के अधिकार होते हैं वो पूरे राइट्स उसको दे दिए जाते हैं। तो पूरा पावर आ जाता है और बाद में वो फैसला करता है कि मुझे भारत संघ में इसको शामिल करना है, तो ये उनके समय पे करता है, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा इनके बारे में स्टोरी जान लेते हैं। तो अभी हमने देखा था कि कौन से समय पे कौन से शासक बनते हैं। तो माधवराव सिंधिया के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि माधवराव सिंधिया कौन था। तो जब राणोजी सिंधिया स्थापना करते हैं और 1745 में राणोजी सिंधिया के द्वारा स्थापना कर दी जाती है इस क्षेत्र की, मतलब सिंधिया वंश की स्थापना कर दी जाती है। उसके बाद में महदजी सिंधिया शासक बनते हैं। बीच में थोड़े बहुत 1-2 शासक और आते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट हमारे लिए राणोजी सिंधिया हैं। फिर उसके बाद में महदजी सिंधिया शासक बनते हैं। 1765 ईस्वी में जब ये हार कर लौट रहे होते हैं तो लोकेंद्र जाट से ग्वालियर का किला छीन लेते हैं और ग्वालियर में सिंधिया वंश की स्थापना करते हैं। तो 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि ग्वालियर में सिंधिया वंश की स्थापना किसने करी थी। तो ग्वालियर में सिंधिया वंश की स्थापना कौन करते हैं, महदजी सिंधिया करते हैं, ठीक है, महदजी सिंधिया करते हैं। और अगर पूछा जाए कि राजधानी परिवर्तन किनके द्वारा किया जाता है उज्जैन से, तो वो किया जाता है दौलत राव सिंधिया के द्वारा। आगे हम पढ़ेंगे उसको, ठीक है। तो लोकेंद्र जाट से किला जीत लिया और दिल्ली के जो सम्राट थे शाह आलम, वो इस समय पे बिल्कुल कमज़ोर हो चुके थे, कोई भी उनको हरा देता था बेचारों को। तो इनका एक सेनापति था गुलाम कादिर, बहुत निर्दयी व्यक्ति, बंदे की आंख फोड़ दी यार इसने, ऐसा कहा जाता है, शाह आलम द्वितीय की आंख फोड़ दी, ठीक है। तो जब इतना क्रूर निर्दयी शासक ने उसको अपने कंट्रोल में कर रखा था, तो ये दिल्ली जाता है सिंधिया, कौन, महदजी सिंधिया, और जाकर इनको आज़ाद कराता है और उनकी कैद से छुड़वाकर पुनः गद्दी पर बिठाता है। शाह आलम द्वितीय बहुत खुश हो जाते हैं इनसे कि आपने मुझे छुड़ाया, मुझे आज़ाद करवाया, मुझे पुनः पद पर बिठाया, मैं आपको अपना सचिव या फिर अपना वकील नियुक्त करता हूँ। अब उस समय तो भैया वकील वगैरह वकालत तो चलती नहीं थी, तो वकील मतलब उस समय प्रधानमंत्री था, ठीक है। तो प्रधानमंत्री उन्होंने नियुक्त किया इसको, शाह आलम द्वितीय ने। और उसके बाद में शासक बनते हैं दौलत राव सिंधिया। तो दौलत राव सिंधिया जो था वो 1810 तक जो उज्जैन राजधानी हुआ करती थी सिंधियाओं की, वो राजधानी परिवर्तित करके ग्वालियर ले जाता है। तो 3 फैक्ट यहाँ से बनते हैं कि सिंधिया वंश का संस्थापक तो राणोजी सिंधिया, लेकिन ग्वालियर के सिंधिया वंश का संस्थापक तो महदजी सिंधिया, लेकिन राजधानी परिवर्तन वो दौलत राव सिंधिया, ठीक है, ग्वालियर ले जाता है, ठीक है। बाद में 1948 में 25 रियासतों के साथ में ग्वालियर में जीवाजीराव सिंधिया इसको शामिल कर देते हैं और मध्य भारत की तरफ से प्रमुख राज प्रमुख भी चुने जाते हैं। पंडित नेहरू के द्वारा इनको शपथ दिलाई जाती है, किनको, जीवाजीराव सिंधिया को। तो जीवाजीराव सिंधिया के समय पे ही भारत रियासत में इसको शामिल किया जाता है, ठीक है। आई होप ये टॉपिक आपको कंप्लीट अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे हम किसी नए टॉपिक में। अगर आपके कोई डाउट्स हों तो आप बिल्कुल कमेंट करें और बताएं कि कोई डाउट्स है सर, तो हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे समय मिलने पर, ठीक है। और जो भी आपकी क्वायरी हो आप बिल्कुल भेज सकते हो, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।